फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टॉक्स। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति के बारे में, यानी ग्रीन रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आज इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी आपके साथ में हरित क्रांति का अर्थ, हरित क्रांति की विशेषताएं, उसकी अवस्थाएं एंड सफलताएं और असफलताएं। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, हम देखते हैं पहले हरित क्रांति क्या होती है, उसकी पूरी डेफिनेशन देखते हैं और उसमें क्या क्या किस चीज़ पे जोर दिया गया उसके बारे में हम देखते हैं। हरित शब्द से अभिप्राय है फसलें और क्रांति से अभिप्राय है भारी वृद्धि। तो दोनों को मिलाकर इन संख्याओं का जो अर्थ है वो फसल उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि है। ठीक है, भारत में यह वर्ष 1967 से 68 से शुरू हुई और भारत में 1966 में कृषि विकास की ओर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था, और कृषि विकास संस्थागत परिवर्तन यानी भूमि सुधार और तकनीकी परिवर्तनों पर निर्भर करता था। और 1966 से कृषि उत्पादन में वृद्धि के लिए एक कृषि विकास नीति का निर्माण किया गया, जिसे नई कृषि नीति के नाम से जाना जाता है। इस नई नीति का संबंध मुख्य रूप से तकनीक में परिवर्तन से है। नई कृषि नीति को लागू करने तथा तकनीकी परिवर्तन के फलस्वरूप भारतीय कृषि में उत्पादकता में जो वृद्धि हुई उसे ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। तो हरित क्रांति का मीनिंग है उत्पादन में, जो फसल के उत्पादन में बहुत ज़्यादा वृद्धि होना हरित क्रांति कहलाता है। ठीक है, हमारे इंडिया में 1966 में से पहले ये होता था कि जो एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है वो सिर्फ भूमि सुधार और तकनीक में परिवर्तन पर ही डिपेंड करता था, कि अगर कभी कभार भूमि सुधार कर दिया या फिर तकनीक बदल कर देख ली तो उसी पे ही हमारा प्रोडक्शन डिपेंड करता था। बट 1967 से और 68 से ये शुरुआत की गई कि जो सिर्फ तकनीक के ऊपर ध्यान दिया गया, कि जो हमारी टेक्नोलॉजी है उसको चेंज करके देखा जाए। नई नई जो मशीनें हैं, मशीनरी हैं, उनको चेंज करके देखा जाए, उनका दूसरी मशीनों का यूज़ किया जाए जो कि प्रोडक्शन में इंक्रीजमेंट दें। तो जब हमने टेक्नोलॉजी में इनमें चेंजेस किए तो उसमें जो बहुत ज़्यादा अच्छी वृद्धि हुई कृषि उत्पादकता में, तो उसको ही हरित क्रांति का नाम दिया गया। पहले इसको नई कृषि नीति के नाम से जाना गया, पर बाद में इसको हरित क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो देख लेते हैं। हरित क्रांति की विशेषताएं: अधिक उपज देने वाले यानी HIV बीजों का प्रयोग, ये सामान्य गुणवत्ता के बीज की तुलना में बेहतर होते हैं। फसल चक्र: विभिन्न फसलों को किसी निश्चित क्षेत्र पर एक निश्चित क्रम से और किसी निश्चित समय में बोने को फसल चक्र कहते हैं। भू संरक्षण का अर्थ है उन सभी उपायों को अपनाना तथा कार्यान्वयन करना जो भूमि की उत्पादकता में वृद्धि करें। तो इसकी हरित क्रांति की जो विशेषताएं हैं, एक तो अधिक उपज देने वाले बीजों का यूज़ किया गया, ये भी इसकी एक इम्पॉर्टेंस है। फसल चक्र बनाया गया कि मतलब हमारी जो बीज हैं उनको किसी एक पर्टिकुलर टाइम में और एक चक्र में, ये एक समय में उसको बोना, जिससे कि अच्छा प्रोडक्शन हो। और भू संरक्षण करना, यानी कि जो भूमि का जो जहाँ पे हम उसके प्रोडक्शन करेंगे उस भूमि का संरक्षण करते रहना, उसकी देखभाल करना, उसमें खाद वगैरह जो भी उसके भू संरक्षण के लिए जो भी उपाय होते हैं वो सब टाइम पर करना। इसके बाद में आता है पौध संरक्षण पर अधिक बल दिया गया, जो हमारे पौधे लगाने पर भी अधिक बल दिया गया। और कृषि शिक्षा का अर्थ है कृषि के बारे में अध्ययन करना। देश की सबसे बड़ी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी नई दिल्ली में IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ठीक है ना, कृषि शिक्षा पे ज़्यादा ध्यान दिया गया, क्योंकि उसमें जो हमारी जो हरित क्रांति थी उसमें जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए एक प्रशिक्षण होना ज़रूरी है कृषि का, तभी वो उसका यूज़ कर पाएंगे। किसानों को बैंक की सुविधाएं प्रदान की गई। रसायन खाद का प्रयोग किया गया, कृषि में उपज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये सभी इसकी इम्पोर्टेंस हो गई हैं। नेक्स्ट, इसकी अवस्थाएं, स्टेजेस। हरित क्रांति की 2 अवस्थाएं हैं। 60 के दशक के मध्य से 70 के दशक के मध्य तक। इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का कार्य क्षेत्र केवल गेहूं तथा चावल उगाने वाले क्षेत्रों तक सीमित रहा, जैसे पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। ठीक है,
सेकंड है 70 के दशक के मध्य से 80 के दशक के मध्य तक, इस अवस्था के दौरान हरित क्रांति का प्रभाव बहुत व्यापक हो गया। यह प्रभाव देश के कई भागों और फसलों की बड़ी संख्या पर पड़ा। ठीक है, लेकिन मेनली जो हरित क्रांति है हमारी, वो चावल और गेहूं के प्रोडक्शन पे ही ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर सकती है। वो टेक्नोलॉजी सिर्फ इन्हीं दोनों के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए बनाई गई। हरित क्रांति की सफलताएं जो हैं, कृषि उत्पादन में वृद्धि, हमारा जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ। रोज़गार में वृद्धि हुई कि जब हरित क्रांति आई तो लोगों को रोज़गार भी मिला। रोज़गार कृषि में ही नहीं मिला, गैर कृषि कार्यों में भी मिला, क्योंकि उसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए और मशीनों को बनाने के लिए भी लेबर चाहिए। ठीक है ना, तो वहाँ पे भी लोगों को रोज़गार मिला और कृषि में भी मिला। उत्पादन में सुधार, हमारी जो प्रोडक्शन की क्वालिटी है वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हुई। बहुत अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्शन हमें मिलने लगा, जिससे कि हम उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते थे और अच्छा अर्निंग कर सकते थे। कृषि और उद्योग के संबंध की स्थापना। ठीक है ना, कृषि एग्रीकल्चर जो है उसको इंडस्ट्रीज़ के साथ भी उसके अच्छे रिलेशनशिप बन गए, जो क्योंकि हरित क्रांति एक ऐसी क्रांति थी, मतलब एक ऐसी नीति है जिसमें जो कि कृषि और उद्योग दोनों एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट थे। कि कृषि को अगर अपने प्रोडक्शन बढ़ाना है तो उद्योग की ज़रूरत पड़ेगी। उद्योग को क्यों ज़रूरत पड़ेगी उद्योग की? क्योंकि वो उसको मशीनरी दे रहा है। और उद्योग को कृषि की क्यों ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि उसको रॉ मटेरियल दे रहा है। ठीक है। फिफ्थ है परंपरागत कृषि तकनीक से आधुनिक कृषि तकनीक में स्थानांतरण, यानी तकनीकी सुधार। हमारी जो कृषि जो है वो परंपरागत थी बहुत पहले, वो जो उनके परंपरा चलती आ रही थी वो उसी को अकॉर्डिंग कृषि करते थे का तरीका उनका। बट बाद में इसके ग्रीन रिवॉल्यूशन के आने के बाद में जो लोग अच्छी आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने लगे, उसमें सुधार हुआ। अब इसके हम देखते हैं असफलता यानी डिसएडवांटेज ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। फर्स्ट है कृषि पदार्थ महंगे। ठीक है, सबसे पहली बात है कि ये जो गरीब किसान हैं वो उनको नहीं परचेज़ कर पाए। जो कृषि पदार्थ हैं, बीज हैं, मशीनें हैं, उनको वो नहीं परचेज़ कर पाते थे। तो वो इस हरित क्रांति, इस नई नीति से वो बिल्कुल दूर रहे, क्योंकि उनको उनका फ़ायदा नहीं मिल पाया। ठीक है ना। क्षेत्रीय असमानता में वृद्धि, कि जो हरित क्रांति है उसको की एक ख़ास बात ये है कि वो उसको सिंचाई के लिए एक अच्छा वो चाहिए। अगर हरित क्रांति की जो टेक्नोलॉजी है उसमें सिंचाई ज़्यादा चाहिए प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए, या फिर अधिक वर्षा चाहिए। तो जहाँ पे अच्छी वर्षा होती थी या फिर जहाँ पे अच्छी सिंचाई की अवेलेबिलिटी है, तो उन्हीं क्षेत्रों में इसका हरित क्रांति का यूज़ किया गया। बाकी जो क्षेत्रों में है उनमें असमानताएँ हो गई। सीमित उपज और हरित क्रांति से सिर्फ गेहूँ और चावल के ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, बाकी और चीज़ों पे इतना ध्यान नहीं दिया गया। फोर्थ है रोज़गार में कहीं ना कहीं कमी भी आई, क्योंकि जो हरित क्रांति में जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है उसमें ज़्यादातर मशीनरीज़ का यूज़ हो रहा था। मशीनरी की जगह पे जो हमारी लेबर है उसको हटा दिया गया, क्योंकि लेबर का वर्क जो मशीन कर रही थी, तो उससे रोज़गार में भी कमी आई। और ये दोनों ही में लिख सकते हैं, सफलताएं भी असफलताएं भी। उचित प्रशिक्षण, हरित क्रांति की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जिसमें मशीनरी का यूज़ करने के लिए प्रशिक्षण होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए, जिसकी वजह से अगर कोई अनस्किल्ड किसान उसको यूज़ कर रहा है तो वो उसको बहुत हानि पहुंचती थी उनको। तो इसका ये भी एक डिसएडवांटेज है। उचित प्रशिक्षण भी होना चाहिए हरित क्रांति के लिए। तो फ्रेंड्स, यही है मेरी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई है प्लीज़ उसको लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इसको कमेंट करें आपको कैसी लगी, आपको समझ में आई या नहीं। और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल वाले नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। थैंक यू।